हेलो, लेफ्ट साइड में जो कुर्सियाँ लगी हैं उस पर आप लोग बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो सब लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। इस साइड में कुर्सी लगी हुई है, इधर बैठ जाएं आप लोग। साथियों, पीछे भी जो लोग खड़े हैं मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं और तहे दिल से इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आज इस बात की खुशी है हजरात। देखिए, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। सियासी और समाजी मंजरनामे पर जो पुराने चेहरे थे वो धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं और उनकी जगह एक बहुत बड़ी पीछे जाके बैठ जाओ। मैं मुझसे बेहतर आप हमें जानते हैं, मैं इन चार मित्रों से कि ये वही तख्त है, वही ताज है, ये वही तख्त है, वही ताज है, वही जय है, वही आगे बढ़ो, मोहल्ला बोल बाबू आदमी था। जनाब आदिल खान आजमी साहब, शकील साहब, यासुद्दीन कपूर जी, अफसर आजमी साहब, फिरोज भाई, हयात खान, अयूब भाई, नाम तो बहुत है लेकिन यकीन जानिए मैं एक का नाम लेना चाहता हूं लेकिन वक्त कम है। यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी प्यारी रजिया आपा, उनकी तमाम साथ में रहने वाली तमाम बहनें, हमारे जुल्फिकार भाई, तमाम लोगों को मेरा सलाम। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उड़ पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों, हर जमाने में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने काफिले को, अपने काफिले के साथ गद्दारी किया है, ये कोई नई बात नहीं।
भाई हिजड़े साहब नॉर्मल से एक बार काफी है, यकीन जानिए। और यकीन जाना, मैं आज समाजवादी पार्टी आपकी मदद से हम लोग चला रहे हैं, तो अगर सत्ता के भूखे होते तो यहां का एमएलए पीछे रहता, इसके आगे में लाल बत्ती लेके घूमता रहता। खुदा की कसम, अगर सत्ता चाहिए थी तो सत्ता मेरे ठोकर में पड़ी है। लेकिन सत्ता किससे, किसके साथ? जिनको मैंने इतनी गालियां दी, जो यहां जो जाति करें, उनके साथ हम बैठ सकते हैं? हम भूखे रह सकते हैं, खुदा की कसम, मगर किसी के रहम करम का कि बिरयानी नहीं खा सकते, ठोकर मार सकते हैं उसको। ये तो खलता है लोगों को। ये कहां दरियासीन आ गया, किसी की बात किसी के पटाने पड़ता नहीं, किसी के कुछ भी देने से लेता नहीं, और डरने से डरता नहीं, डराने से डरता नहीं। मैं सत्ता के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं ये काम इंसाफ के लिए कर रहा हूं। आज ये सरकार यहां चल रही है, यहां का जो एमएलए है, अभी गया था यहां, मैं दिल्ली गया था, मैं कल परसों दिल्ली में था मैं। ईश्वर जहां, ईश्वर जहां, ईश्वर जहां, एक ईश्वर जहां, पर कितने कैसे है ऐसे ईश्वर जहां से, क्योंकि इसी इलाके में वोट लेना है और पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हो। अभी नई बात सुनाता हूं, मैं बहुत रहा हूं उसको, खुदा कसम। अगर ये लड़ाई मैं और तुम नहीं लड़ेंगे तो कोई नजर नहीं आएगा। मैं इन नौजवानों को, साथियों को, इनकी अजमत को सलाम करता हूं कि मेरे पास मेरे साथी हैं जिनकी ताकत में लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा ना कि 10,000 हिजड़े हो, 50-25 मर्द हो, काफी है उनके हमारे लिए। मेरे हिजड़ों के लिए मर्दों की फौज बना ली है। 4-5 सालों से मेरा मोरा खाली था, काम नहीं था वहां पर, लेकिन मेरी बेवकूफी है कि मैं इतना देर करता गया। मैंने गलती किया, थोड़ा देर आज दुरुस्त है। अभी एक केस हुआ है, आप मालूम होना चाहिए आपको, हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई लाल बत्ती के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई कौम के, मिल्लत के वो लोग जिनके साथ जुल्म जाती हो रही है, उसको इंसाफ दिलाने की है। ऐसी 100, 200, 500 जो है लाल बत्ती की गाड़ियां जो है ना, मेरे ठोकर के ऊपर, अगर एक को इंसाफ दिला दिया, मैं समझूंगा कि मैंने कुछ काम किया। बताओ ये सही है कि गलत है? जब इशरत दानों में केस हुआ था तो कोई माई का ऐलान नजर आया था? ये शेखर भाई थे, शेखर भाई वगैरह थे, हम लोग घर में उसके गए थे। यानी आज मोबाइल इतना आम हो चुका है कि उसकी मां के पास, घर में इसके पास एक मोबाइल नहीं था, और उनको बात करना होता था तो अपने घर के ऊपर वाले माले पे जाके बात करते थे। मैंने तो शराबी नहीं किया, मैंने अपने साथियों से यही कहा कि जाओ उसकी डेड बॉडी पहले लेकर आओ, राजनीति बाद में करेंगे। क्यों नहीं किसी ने और कहा? 70% बैठे हुए लोग, उनके पास बहुत पैसे हैं, किसी अपनों को काम कर लिया है, कहता है कि तुम कौन होते हो उसकी लाश ले जाने वाले। तब तो हिजड़ा नहीं बोला था, मर्द बोला था बंबई से। और कहा था मैंने एसीपी को, अगर तूने मेरे किसी साथी को हाथ लगाया ना, याद रखना मैं मुंबई से अहमदाबाद तक ऐसा जल सैलाब लाऊंगा कि तेरी नाम याद आ जाएगी। अभी एक ये सरकार के अंदर, अभी तो फिक्र नहीं, 10 बजे 11 बजे क्या है, कोई इलेक्शन थोड़ी है। अभी इस सरकार में याद रखना दोस्तों, हमें कांटों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमें पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी। सच्चाई के रास्ते में कभी फूल नहीं मिलते, सच्चाई के रास्ते में हमेशा पतले रास्ते होते हैं, कांटे होते हैं उसके अंदर, पैरों में कांटे चुन जाते हैं, लेकिन हमें तो रुकना नहीं है, हमें अपने इस मिशन को जारी और सारी रखना है। अब एक हिमायत बेग नाम का एक लड़का, गरीबी ऐसी है खुदा की कसम की मैं बता नहीं सकता। पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट करने के बाद कितने में नौकरी करा? 1500 रुपए में।
मैं गया उदगीर में मुझे अच्छे लड़के, शरीफ दाढ़ी रखे हुए नमाजी लड़के, चेहरा देखे तो नूरानी चेहरा लगता खुदा पर। कासिम भाई, मैं एक सभा क्लासेस के नाम से छोटा सा उदगीर में क्लासेस चलाता था। इसलिए चलाता था कि गरीब बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुसलमानों में गुर्बत है। और मेरे साथ हिमायत बेग उसी मेरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मैं उसके घर महीने का 15 और जो 2 गवाह पेश किए गए हैं, दोनों मेरे पास आप कहेंगे तो 19 तारीख को मिला कर मंच पर खड़ा कर दूंगा और उनकी जबानें सुनोगे आप। तो पुलिस वाले उसके स्कूल में घुसते हैं, पहले घुसने के बाद स्कूल में रात को 3:30 बजे बेल मार के स्कूल खुलवाते हैं और स्कूल के अंदर न मालूम क्या क्या करते हैं और फिर कहते हैं तू स्कूल को लॉक कर, हम फिर बाहर निकल गए और दोबारा हम घुसेंगे अंदर, बेल मारेंगे तो फिर तो ऐसे खोलना जैसे नींद में तू ये नहीं मालूम कि कौन आया है, खोलना अंदर घुसेंगे और हम ये वीडियोग्राफी करेंगे इसकी। और फिर ऐसे ही किया उन्होंने बंदूक के नोक के ऊपर और घुसे अंदर और फिर अंदर जाके कहा कि यहां आदेश रखा हुआ है। चिल्लाता रहा लड़का कि तुमने हमारे देखो 20 दिन पहले तुमने उसको पकड़ा है, आज मेरे इस स्कूल में जहां बच्चे पढ़ते हैं सोते हैं, यहां आदेश कैसे आ सकता है? क्या है कानून हिंदुस्तान? रस्सी बांध करके पैरों में रस्सी बांधकर निकाल दिया और 15 पुलिस वाले बंदूक लेकर आए, बोले देख तेरे लिए तेरी मेहमान नवाजी करने हम लोग आए हैं, बता तूने कहां कहां बम ब्लास्ट किया? कहा था मैंने कुछ नहीं किया है, हिमायत बेग के साथ मैं काम करता था, मुझे कुछ नहीं मालूम। कहा नहीं बताएगा तू ना? मुंबई लाए, काला चौकी पे एक कुर्सी पर बिठाए, दोनों पैर बांधे, दोनों हाथ बांधे, उसकी कुर्सी की पीठ से उसका पेट बांधे और उसको नंगा किए और उसके आंखों पे काली पट्टी बांधे और उसके बाद उसको करंट लगाना शुरू किए। भाग नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, जा नहीं सकता। एक अंधेरी कोठरी में एक लड़का हो और 15-20 पुलिस वाले हो और उसे मार मार के करंट लगा लगा के कहा कि मैं आंख खोलता था आसिम भाई, लगता था कि पूरा बल्ब मेरी आंख में आ जाएगा। 3 दिन तक एक गिलास पानी नहीं दिया उसको। किसकी सरकार है? कौन लड़ाई लड़ेगा? लेकिन मैं देखा कोई माई का लाल जबान बंद नहीं करा सकता हमारी इस बात के लिए। हमारी ये लड़ाई है, यही लड़ाई हमारी बात है। और उसके बाद उसको नंगा करके उसको जो करंट लगाया और जबरदस्ती उसको डरा करके धमका करके उसके बहन और बहनों को गिरफ्तार करके अदालत में खड़ा करके कहा जो बयान दे रहा लिख के दे रहा हूं वही तुमको बयान देना है। जब लड़का पहुंचा कोर्ट के अंदर तो कहा नहीं साला मैं इसे बयान दूंगा नहीं, गलत। जज के सामने उसने कहा नहीं साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये पुलिस वाले गए, वकील साहब सुनिए, विटनेस बॉक्स में खड़ा था, वो विटनेस बॉक्स उसको पकड़ के बाहर लाए और उसके कान पे टेलीफोन लगा, उधर से बहन बोल रही कि भाई तू जो कहते हैं बोल दो नहीं तो हमारी जान खतरे में। और मैंने आरिफ नसीम से बात किया, आरिफ नसीम को 1 घंटा पूरी हिस्ट्री सुनाया। उसके बाद लेकर गया मैं आराव पादरी के पास, आराव पादरी को पूरी कहानी सुनाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आगे। एक देवलानी क्या ना लेडी जो अमेरिका में पकड़ी गई है, देवयानी, जरा सोचो मेरे दोस्तों तुम लोग, एक दलित की लड़की देवयानी पकड़ी गई अमेरिका में। किसने पकड़ी गई? कि अपने नौकर को हिंदुस्तान के मुताबिक तनख्वाह दे रही थी, अमेरिका की कानून के मुताबिक तनख्वाह नहीं दे रही थी। वहां मिनिमम सैलरी का रेट है कि जितनी तनख्वाह मिनिमम उतनी देनी ही पड़ेगी और उसके साथ जुर्म जाति कर रही थी। पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत उसके साथ खड़ी है। कोई दलित की बेटी के साथ जुर्म हुआ है, हम अमेरिका से रिश्ता तोड़ देंगे। अमेरिका के कॉन्सुलेट और एम्बेसी के पास जितनी सिक्योरिटी है सब हटा दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि एक अमेरिका का अमेरिकन कानून के मुताबिक वहां कुछ हो रहा है तो हम सब उसके लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम नौजवानों को आज हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसकी जितनी ताकत है मुसलमानों की, इस जुल्म के खिलाफ चिल्ला रहा है पिछले 10-15 सालों से, लेकिन आज तक सुनने को कोई तैयार नहीं। और मथुरा में अबू आसिम को खत्म, अरे अबू आसिम को कौन खत्म कर सकता है? कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसलिए दोस्तों
मैं आदिल की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आदिल बहुत भाग रहे हैं, आसिम भाई मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं आज अनाउंस करता हूं कि आदिल को यहां का सदर बनाया जाता है, आदिल को सदारत संभालना है। और ये भी कहता हूं आज यहां के एमएलए को चैलेंज करके जा रहा हूं आज कि बेटा तू मुझे कह रहा था कि लपेट दिया समाजवादी पार्टी को ना, अब देख आज से कैसा समाजवादी पार्टी का उरूज होता है यहां पर। भिवंडी, गोंडी और तीसरा मुमरा। अब ये होगा भिवंडी, गोंडी और मुमरा, इंशाअल्लाह ताला इस सीट पर कब्जा करेंगे हम लोग। ये नौटंकी करने वाला, घरियाली आंसू बहाने वाला, यहां तो बात ये करता है, वहां जाकर बाल ठाकरे का पैर पड़ता है। ये है उसका मालिक शरद पवार, दोनों ऐसे ही है। ये सब नौटंकी है। तो जाकर उनसे पूछे कि तुम एक इशरत यहां की खाली बात क्यों करते हो भाई? महाराष्ट्र में इतने केसेस हो रहे हैं, तुम महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, जरा सरकार के सामने खड़े होकर और बात तो करो। नकली नहीं लगता आपको? ये सोच का नकली है। और याद रखना, मुमरा माइनॉरिटी डोमिनेटिंग सीट है। मुमरा में मुसलमानों की तादाद इतनी है कि मुमरा से मुसलमान एमएलए चुनकर आना ही चाहिए। जाओ थाना से लड़ो, जाओ धक मारो कहीं से भी, लेकिन मुमरा हमारा है। मुमरा से हमारा एक मुसलमान एमएलए चुनना है। आज ये संकल्प हो आप लोग और इसके चैलेंज को कबूल करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको, मैं अकेला हूं, कितना भागू मैं। आज अखबारात में मुजफ्फरनगर के बारे में ऐसा ऐसा लिख के आ रहा है, हमारा खून खोल रहा है, लेकिन सच्चाई आप जानेंगे तो आपको तैजुब होगा। आज जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में मदद किया है, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में आज तक इनकी मदद नहीं हुई है। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा जुल्म जाति और कोई हुई नहीं है। गलत है ये। मैंने आज यहां के उलमाओं से खुदा की कसम बात किया। उन्होंने मुझे कहा, अबू आसिम साहब, कोई मुसलमानों की सरकार, अपनी मुसलमानों की सरकार अगर होती यूपी के अंदर, और जितना किया है मुलायम सिंह यादव ने वहां पे, अखिलेश यादव ने, उतना शायद कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होता तो भी नहीं कर सकता था। कसम खुदा की, सच्चाई है ये। इतना पैसा 1800 लोगों को 5-5 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया मरने वाले के परिवार को, जितनी लड़कियों की शादी कैद नहीं सबको 1-1 लाख रुपया, बहुत जबरदस्त तरीके से मदद। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत दिया है, तो मुसलमानों को मुलायम सिंह यादव से अलग करने के लिए क्या तरकीब निकाली जाए कि कैंप कभी खाली ना होने पाए, जितने भी जाते हैं उससे डबल लाके भर दो। ये हो रहा है आज। और मैं कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूं मुजफ्फरनगर। मैं मुजफ्फरनगर एक कैंप में जाऊंगा और ये हाल अपनी आंखों से देख कर रहा हूं, उससे बात करूंगा। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें इसमें यहां जाकर लोगों के हालात मालूम करना बहुत जरूरी हो गया। मैं पहले भी जा चुका हूं और मैंने पूरी ताकत के साथ, आपको पता जब मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, तो मालेगांव में बम ब्लास्ट से मरने वालों के परिवार वालों को सिर्फ 1 लाख रुपया दिया गया था। तो मैंने मुलायम सिंह यादव जी से कहा था, तो मुलायम सिंह यादव जी खुद चलकर आए थे वहां पे, और मुलायम सिंह यादव अपने हाथों से 50 लाख रुपया वहां दिया था। जब यूडीएफ के सदर जब आसाम में फसाद हुआ, उन्होंने 25 लाख मुझे फोन किया, अबू आसिम साहब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप 4-5 एमपी के लेकर आइए, आसाम में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, कोई आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, अगर आप 4-5 एमपी लेकर आएंगे, कुछ आप करेंगे तो शायद यहां पर कुछ सुकून हो सके। तो मैंने मुलायम सिंह यादव से कहा था, तो मुलायम सिंह यादव जी ने वहां भेजा था अपने आदमी को, और वहां भी 50 लाख रुपया कैंप में दिया था। 50 लाख रुपया। आसिम भाई, आपने वो काम किया है कि आपने भेज दिया और आसाम की सरकार ही गई, और अल्लाह का करम है, आने के बाद वहां आराम हो गया। किसने किया ये?
समाजवादी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, 6 लोग मार दिए गए इसी आंध्र प्रदेश में, आदिलाबाद के अंदर 6 मुसलमान मार दिए गए, कोई नहीं गया, मुलायम सिंह यादव गए। फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में जहां उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं कर रही है? एक सवाल पैदा होता है, लोगों के बुरे दिमाग में बात आती है कि क्या हो रहा है? जो आदमी इतना कर रहा है, लालू प्रसाद यादव गए थे वहां पर, बहुत बड़े आदमी है, कोई गरीब आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके, पार्टी के सदर है, कितने पैसे दिए वहां पर? 5 रुपए नहीं दिए। गए थे वहां पर ये अपना राहुल गांधी, क्या किया वहां पर? क्या उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ भाषण करके चल रहा है, किसने क्या किया? सारी बातें हैं खाली। और अखबार, आज इनकलाब अखबार किसका है? तारिक अंसारी साहब का नहीं, मालूम आपको? ये दिख चुका है, इसके मालिक का नाम नरेंद्र मोहन साहब जो है कानपुर में रहते हैं, दैनिक जागरण अखबार चलाते हैं। और आगे लेकर बोलना चाहता हूं, ये शादी चल रही है देश के अंदर, वो लोग जिन्होंने एक दिन में पूरे दुनिया में गणपति को दूध पिला दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मनोरंजन है वो लोग। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को अलग करना है और मुसलमानों को इस मुल्क में कोई भी उनका हमदर्द न बाकी रहे, इतना मुलायम सिंह यादव को परेशानी साजिश चल रही है। मुलायम सिंह यादव ने जब 12 लाख रुपया दिया, लिख दिया मुसलमानों को 12 लाख दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान क्यों लिखा आपने? तो उन्होंने माफी मांगा। आज उनका मुसलमानों पर जो मुकदमे सब उठा दो, फिर चारों तरफ बात हो रही कि मुलायम सिंह खाली मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज। इसलिए दोस्तों, हम लोग जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे इंशाअल्लाह। राजनीतिक पार्टियां भीड़ होती हैं, आते जाते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करना। कितने लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी वसूल पर चलती है। मैं यहां के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला नंबर भिवंडी, गोवंडी और उसके बाद मुंद्रा की सीट के लिए मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। और हमने जगह दिया, हम सो रहे थे, हमको जगह दिया, बहुत अच्छा शुक्रिया आपका। शेर भी याद नहीं आ रहा कि शुक्रिया आपने जगाया मुझे, कुछ है ना जैसे रे जगा दिया हम लोगों को। और मेरे शेर अब तैयार हो चुके हैं अटैक करने को। और फिर जब ये शेर निकलेंगे ना, तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को पता नहीं चला कहां चले गए ये लोग, कोई हकीकत नहीं। कहां थे लोग पूछ रहे हैं, कहां थे लोग? हाँ, इतने लोग आज निकल गए सब। बेचारा एक आदमी आया, हासिम भाई मुमरा में पार्टी खत्म हो गई। क्या हो गया? क्या सब चले गए, रो रहा बेचारा आदमी, क्या करिए आदमी। मैंने कहा मुमरा में झाड़ू लग गया, अच्छा हो गया, सफाई हो रही है और अच्छा काम हो रहा है। गलती मेरी है ये, मैं जो सबके साथ कहा लेता हूं, जो पैर पे चप्पल है पैर में रहना चाहिए, सर के लिए चप्पल नहीं बनता। लेकिन मैंने इज्जत दे दिया। और आदमी की देखना चाहिए कौन सा हसब नस्ल का आदमी है, कैसा आदमी है। हाँ, कुत्ते को बड़ी खानी होती है कुत्ते फिर हाँ, कुत्ते फिर छोटे आदमी को जो है ना इतनी इज्जत नहीं चलती, समझता कि नहीं बहुत बड़ा हो गया। जैसे बोलते ना, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता जा रहा था, तो उसका शोडो, उसकी परछाई देखा, वो रात पूरी बैलगाड़ी बड़े चल रही है, दिमाग खराब हो गया उसका। ये हालत है। एक नगर से चौधरी नहीं आया, जमाना जब्त हो गई, उसके बाद तुरंतगिरी के दिए। अरे तो मैं खास बर्फ वाला भी बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त कर रहा, चलो जाएंगे, चलने दो चलने दो चलने दो, ये मेरी गलती होगी। इज्जत के साथ आदमी को कुछ रोटी मिले, उससे भी आदमी शांत रहता है, लेकिन जलालत के साथ कुछ मिला, इसको मेरा भी तो थोड़ा मुझे नहीं लगता वैसे कोई अच्छा मान लेते। इसलिए दोस्तों, हम 19 तारीख को, आज तो मुझे नहीं आना था, आज तो फरहान को आना था। फरहान की फ्लाइट लेट होने लगी, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग गया। मेरा लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। मैंने आदिल से कहा, आदिल फरहान की फ्लाइट लेट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं फिर आ जाता हूं। और मैं खुद बिना जुलाई आके आया हूं। मैंने मेरे सारे कार्यक्रम को छोड़ा, मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं आज कराऊंगा। फरहान आज उतर चुके आ रहे हैं फरहान, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लेट हो गया, अगर नहीं कार्यक्रम हुआ तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी। तो मैं भाग के वहां आ गया। लेकिन आप लोग बहुत बड़ी तादाद में आए,
मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यकीन जानिए, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एहसानमंद हूं आप लोगों का कि आप सब मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोग रहेंगे, सच्चे लोग रहेंगे ना। मैं क्या करें आज लोग मेरा ताकत, उसका क्या करूं मैं? इसीलिए कौन बर्बाद है, ये मजा है खुदा की कसम। पावर में आने कोई जरूरत नहीं, पोजीशन में इतने ताकतवर रहो कि पावर में बैठे हुए लोग तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह जो मिलाएं, और इंशाअल्लाह कुत्ते की तरह भी मिलाएंगे। अब की बार में जो माजरा देख रहा हूं पूरे महाराष्ट्र में ना, इंशाअल्लाह अब की बार होगा ये। आप लोग डटे रहिए, और ये कुछ है कि ये होर्डिंग ये सब कुछ नहीं, लोगों को पहुंच जाएगी। 5 स्टार कल्चर बंद होगा हिंदुस्तान में इंशाल्लाह। और मेरे दिल की तमन्ना पहले से थी कि हम लोगों के पास जाकर के लोगों का काम देखना चाहिए, ना कि जब कोई जहां कुछ मंच लगा सदरी उदरी सिलाए देता है सदरी उदरी, और उसको जो है कांजी भी किए और सीधा मंच पे आके माइक पकड़ लिए। अरे ये बंद करो सर। भाषण कोई सुनना चाहता कि नहीं सुनना चाहता, नेता सारा चिल्लाया जा रहा है। अरे भैया, अभी हम लोग बनाएंगे, सब नीचे बैठेंगे, सब नीचे बैठेंगे। मेरा कोई भी कार्यकर्ता बिना मिला इस स्टेज पे नहीं आएगा। ये तय करो आज से, नेता नहीं कार्यकर्ता बनना है। बंद करो फूल, बंद करो शाल, कुछ नहीं। उस फूल शाल की हर मीटिंग के अंदर चाहे भरे 2000 रुपए की फूल शाल लाते हो, उस 2000 रुपया किसी गरीब को बुला करके एक मैसेज दो कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूं। ये तय करो खुदा की कसम। एकदम नेताओं की खुशामदी बंद। कोई कितना बड़ा नेता है, जनता खुश तो नेता, यहां तो खड़ा नेता मोटा हराम खोद करके बढ़ाता जा रहा है, जनता बेचारी परेशान। क्या साला सदरी उदरी सिलाने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, सीधा सदरी दे लिया और भाषण चालू। अरे बस जनता सुनना चाहती है, सुनना पहले देखो, थोड़ी पता तो लगाओ किसका सुनना चाहती है, किसका नहीं सुनना चाहती है। किरदार बनाइए अपना, और इंशाअल्लाह ये मुंबई से शुरुआत करेंगे हम लोगों की बात। रोज एक गरीब को पकड़ो, उसकी मदद करो। जहां भी स्कूल में तकलीफ है, म्युनिसिपैलिटी की तकलीफ है, पुलिस में तकलीफ है, जहां भी कोई तकलीफ है, उसको क्योंकि मुझे किसी से, मैं किसी से डरता नहीं, मुझे किसी से कोई रहने करने की जरूरत नहीं है। मैं डरता हूं अल्लाह ताला से और जनता के साथ काम करता हूं। लोग जो कुछ नहीं कर पाते, उनको भी इतना मस्का मार के ले जाते हैं। तो आपका भाई पूरे महाराष्ट्र में भाजपा का कुछ तो नाम इज्जत तो है ना। और 2 जगह से चुनकर आया हूं, कहते भैया आदिवासी, ये भैया महाराष्ट्र में 2 जगह से चुनकर आया, करेगा फट गया इनका। मुझे फोन किया, अशोक चौहान अबू आदमी साहब नमस्कार मेरे बहुत बधाई आपको। मैंने कहा सर बहुत थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। बोले मिलना आपसे, और मिलने आप तो क्यों आओगे, मैं आप मदद कर दो। मैंने कहा ना, कोई सवाल ही नहीं। जब शिवसेना की सरकार आने लगेगी तो तुमको कुत्ते की तरह भीख डाल दूंगा, ताकि शिवसेना ना आने पाए। लेकिन खुशी से तुम्हारी साथ तुमको मदद करो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी 8 दिन की बात, 1 महीने की बात है। आर पाटिल साहब और उनके मुख्यमंत्री दोनों थे। तो अबू आदमी साहब, आपका संघर्ष देख के हम थक चुके हैं, आप मंत्री बन जाइए यूपी जाकर के। मैं यूपी क्यों जाऊं, मैं नहीं रहूंगा भाई, तुम्हारे कौजे पे दाल बढ़कर हम नहीं रहूंगा। कहा नहीं बहुत क्यों होगा, आपको मंत्री बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रहूंगा यूपी नहीं। मेरे काम करो, हमारे साथ मंत्री बन जाए। मैंने कहा सही बात बोलना, ये चक्कर चला रहा तू बेटा, वो गुण नहीं वो गुण नहीं छूटा साले। ये अबू आसिम खानदानी आदमी है, और तेरे ऐसे से 550 लोग अबू आसिम को नहीं खरीद सकते। ये तो घमंड कर सकते हैं आप लोग कि कोई हिंदुस्तान में माई दलाल अबू आसिम के वकीलों को खरीदने वाला नहीं है। एक मंदिर में 5 मंदिर के पद देते, खुदा की कसम कभी मैं उनके पास। कहते जिसको गाली दे रहे उसी को बाप बोल रहे हो, और कहते जिसको बाप बोल रहे उसको गाली दे रहे हो। कैसे दोगले लोग हैं। अब्बा सलाम अलैकुम, अब्बा को बेटा बोल रहा था, और कहते जिसको बड़ा बोल रहा अब्बा बोल रहा। ये कैसे नकली लोग हैं, कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। ये क्या नेता होंगे, इनको जनता जान गई कैसे लोग हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं जा रहा था बस में,
असेंबली जा रहा था तो कोई फंक्शन हुआ था वहां पर असेंबली के समय में, वहां कुछ लोग ज्वाइन किए थे। तो जब प्लेन से उतरे तो सब एक ही बस में बैठे, एमएलए लोग, मंत्री लोग। तो देखा इसने वहां का एमएलए मेरी तरफ, मैंने कहा बहुत बधाई आपको भाई। अरे नहीं भाई, वो क्या बेचारे सब एमएलए बन जाए, तो बेचारे सब नगर सेवक बन जाएगा थोड़ा मोड़ा। मैंने कहा नहीं, नगर सेवक बात तू सोचता है कि एमएलए बन जाएगा, वो नगर सेवक बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन तू ये समझता है कि तू नगर सेवक बन जाएगा। मैंने कहा अबू आसिम बैठा है, बेटा मत समझना तू कि इतना आसान है तेरे लिए। मैंने कंधे जनता देगी, जनता के बीच से एक आदमी चुनकर लाओ। नहीं, आप बोलेंगे फरहान आ सकता है, लेकिन बात करोगे ना आप लोग उसमें। देखिए, आप बोलेंगे फरहान उड़ा दूंगा, लेकिन फरहान भिवंडी में एकदम अच्छा वोट दे चुका है और भिवंडी में एकदम जीतने का बैठा हुआ है। जैसा कहेंगे आप करूंगा। फिरौन की फिरौनियत को खत्म करने के लिए मैं हर कदम उठाने को तैयार हूं। तुम जीता दोगे, ऐसा आदमी लाओ जो मक्कार न हो, जो बेवकूफ न बनाता हो। इसे दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी फरहान आ रहे हैं, हो गया, ठीक है। मुझे निकलना है, जो कार्यक्रम मैं कर लेता हूं फटाफट। 19 तारीख को फिर कार्यक्रम है, उस दिन बात होगी जोरदार तरीके से। और थोड़ा बताइए लोगों से, ये आरएसएस वाले होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं। ये तो मौलवी बन के मस्जिदों में चले जाते हैं और जाकर कुरान शरीफ की सूरत सुनाते हैं, हमारे बीच में घुस जाते हैं। ये आरएसएस वाले जो हैं, पूरे महाराष्ट्र में कुछ ही सीटें हैं जहां मुसलमान डोमिनेट कर रहा है। अगर उन सीटों पर मुसलमान नहीं जीतेगा तो कहां जीतेगा, कैसे काम करेगा? हम लोग क्या लोगों के पीछे खड़े रहेंगे खाली? हम लीडरशिप नहीं करेंगे? हमारे लिए चिंता नहीं आना चाहिए, वही चिंता आना चाहिए। इसलिए दोस्तों, शुक्रिया। कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी मुमरा में सफा हो गया? और देखो समाजवादी पार्टी के नौजवान बिना मिट्टी के अपने बैठे वहां पर। हाँ, मुझे पता है ये मीटिंग है, ये तो खाली ऐसे एक शो है आपका। आज नौजवानों को आज ज्वाइन करवा रहे थे, तो मैं इन्हीं बातों के साथ। हाँ भाई और बहने, यहाँ पर आए तमाम मेरे बुजुर्ग सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ 19 तारीख को आसिम भाई आ रहे हैं, तो हम लोग आपस में वर्कर हैं, तो हर शख्स की जिम्मेदारी है कि उनका 20-25 लोगों को सबको मतलब दावत दें और वो प्रोग्राम अच्छी तरह से कामयाब करें। और जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आके ऑफिस पे फॉर्म भरे। देखना पड़ता दिखता हूँ, मैं देखने में देखना हूँ, लेकिन हौसला बुलंद है। चलो खुदा हाफिज़। देखिए, समाजवादी पार्टी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और आप जानते हैं कि सरकार के खिलाफ लड़ना हवा के रुख के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो जो नकली लोग होते हैं बेचारे फंस जाते हैं और कहेंगे राजनीतिक कार्यकर्ता सोचता है कि मुझे कुछ मिल जाए, सत्ता के पद के लालची लोग। अब यहाँ जो है बिल्डिंगें बन रही इलीगल बिल्डिंगों को तोड़वा दिया जाएगा, करके हमारे कई कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की जाती है और की जाएगी, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हम सत्ता के राजनीति नहीं है, हम सत्ता की राजनीति भी नहीं करते। अगर मैं सत्ता की राजनीति करता तो मैं आज मिनिस्टर बन के बैठा होता। एक बार नहीं 10 बार मुझे ऑफर मिल चुका है
कि समाजवादी पार्टी में कब तक संघर्ष करोगे, आओ हमारे साथ मिनिस्टर बनो। मैं खुदा की कसम आपको कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे पिछले साल मार्च में ही बार बार मेरी पार्टी ने दबाव डाला कि तुम वहाँ से रिजाइन करो और आके राज्यसभा में बैठो, लेकिन मैं राज्यसभा में भी नहीं गया। मैं सिर्फ महाराष्ट्र में रह करके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे मैं एमएलए जीतूँ या नहीं जीतूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हार जाऊँगा तो मैं इसी लड़ते रहूँगा, और मैं कभी भी किसी से कोई भी सौदा नहीं करता हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए कि भैया तुम यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ छोड़ दो, यहाँ कर दो, ये सब कुछ नहीं। लड़ता हूँ और पहाड़ उठाने लड़ना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज मुझे यहाँ पे एक सबक मिला है कि मैं जब थोड़ा सा मेरे अंदर सुस्ती थी, थोड़ा सा मेरे कार्यकर्ताओं में काहिली थी, तो अल्लाह के कारण वो सब दूर हो गई और सब जाग गए। मुमरा में जो हमारे एमएलए हैं यहाँ के, और आजकल मुसलमानों की बड़ी बात है, जब मुस्लिम महलों में आते हैं। एक इशरत बानो का केस क्या हो गया, वो पूरे महाराष्ट्र में इशरत बानो चिल्लाते हैं। ठीक है, उन्होंने इशरत बानो के लिए कुछ किया होगा, लेकिन इसी महाराष्ट्र में जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, आज जिससे जीते भी एक लड़का जेल में बंदे जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, उसका नाम है हिमायत बेग। मैं नहीं जानता हिमायत बेग कसूरवार है कि नहीं कसूरवार है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि हिमायत बेग के 2 गवाहों को जबरदस्ती करंट लगाकर बिजली का नंगा करके, उनके परिवार वालों को डरा के धमका के, उनको कई महीने तक राजा ठाकरे जो सरकारी वकील था, वो एटीएस के डीआईजी से लेकर पुलिस वाले, वो सबों ने कई महीने तक बुला कर उनको एक आरजी कोर्ट बना करके अपने कमरे में खड़ा करके ट्रेन किया कि तुमको ऐसी गवाही देना है, और उन गवाहों से गवाही दिला करके उसको फांसी की सजा दिलाई गई। अब बात ऊपर हो चुकी है। तो मैं इसे कहना चाहता हूँ, बहुत मुसलमानों के अगर आप फैसला हो तो आपको ये मामला नजर नहीं आ रहा है, हिमायत बेग का आपको नजर नहीं आ रहा है। मालेगांव में इसी सरकार ने मालेगांव के लोगों को बेगुनाह इतना सारा अंदर रखा, और आखिर में एनआईए ने रिपोर्ट करके कहा कि ये कसूर है, इसके आप नहीं बोल रहे हो। बहुत सारे केसेस हैं आज। अभी जो बच्चे पकड़े गए हैं आर्म्स एक्ट के अंदर, औरंगाबाद के 23 लड़के हैं। मैं उस केस के बारे में जाऊंगा डिटेल में, तो आपको शर्म आएगी कि सरकार है या मजाक है। सब नकली काम हो रहा है, और इंशाल्लाह सब छूटेंगे बेगुनाह। तो आप वहां भी नहीं बोल रहे हो, आप खाली मुमरा में मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं जानता हूँ आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं। आरएसएस के लोग चोला अपना बदल करके, अपने आप को बड़ा हमदर्द कौम का दिखा करके, उनमें घुस करके उनका राज लेकर अपना मकसद पूरा करते हैं। तो थोड़ा होशियार रहना चाहिए मोरा के लोगों को इन नकली लोगों से। अभी मैंने ये तय किया है कि मैं भिवंडी और गोंडी के बाद तीसरी सीट अगर कोई महाराष्ट्र में होगी तो मैं टारगेट करूंगा मुमरा की सीट को, इसलिए कि ये मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है। मुसलमान हर जगह इलेक्शन लड़ नहीं सकता, कुछ जगह लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी समाज के दबे पिछले दलित, गरीब, किसान, मजदूर और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है, तो इस सीट पे मुसलमानों का हाथ है। मैं यहाँ से कोई माइनॉरिटी का मजबूत आदमी लड़ाऊंगा, और ऐसा लड़ाऊंगा जो बिकाऊ ना हो, जिसे यहाँ के एमएलए का कुछ लाख हो या कुछ करोड़ खरीदने ना पाए। ऐसे लोगों से यहाँ से मांगूंगा ताकि वो मेरे साथ असेंबली में खड़े होकर लड़ाई लड़ सकें, उसी आगे पहुँचे। और हमने आज जो है आदिल खान को यहाँ का सदर नियुक्त किया है। सारी जनता की मांग है, ये कहते हैं मैं सदर नहीं, मैं एक कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, ये अच्छी बात है, लेकिन आज के सदर बने और यहाँ का काम समाजवादी पार्टी के हमारे हमेशा समाजवादी सिपाही सिपहसालार बनकर किसी और सत्ताधारी पक्ष के सरताज बन जाते हैं। सपा इस भीतरघात के विरुद्ध क्या करने वाली है? देखिए, ऐसा है ना कि ये तो ऐसा हमेशा होता आया है कि गद्दारों से आज हम लोग जो है ना परेशान है, हमेशा गद्दारी हुई। क्योंकि आज जो शरद पवार साहब है वो भी किसी पार्टी से गद्दारी कर दिया है। छगन भुजबल जो है, इनको शिवसेना ने बनाया था मेयर, क्या नहीं किया, वहाँ पोस्ट नहीं मिली, गाली दे के शरद पवार का नाम दिया। तो जो नींद कैसी है, आज का राजनीतिक कार्यकर्ता लोभी हो गया है, लालची हो गया सत्ता का। मैं कुछ नहीं करूंगा, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीडर वोट जो है लोग इनको नहीं देते, वोट मुस्लिम को देंगे लोग, और समाजवादी पार्टी को देंगे। लोग 24% विधानसभा क्षेत्र में उत्तर भारतीय है, जी,
1,70,000 का 2,20,000 वोटर हो गए। 24% लोगों के लिए कभी यहाँ पे आपकी पार्टी का संगठन पूरी तरह से बन नहीं पाया, वार्ड की कमेटियाँ भी नहीं बनी। कहाँ पे? उमरा कलवा में उत्तर भारत मतलब 24% यहाँ उत्तर भारत में थे, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी के जिनको भी अध्यक्ष बनाया गया, चाहे ये बनाया गया, किसी ने कभी पूरे वार्ड की कमेटी नहीं बनाया, नहीं काम किया। सही बात है, तो क्या नाम है, नहीं हुआ। खाना भी नहीं बना। एक जमाना था ऐसा कि राजाराम सालवी वगैरह थे, जुड़े हुए थे, इसके पहले सुधा भगत वगैरह भी थे, इस समय रामनारायण यादव थे, इस समय कमेटियाँ थी, लेकिन ऐसी कमेटियाँ कभी बनी नहीं। पार्टी बढ़ेगी कैसे? नहीं कमेटियाँ बनेगी ना, कमेटियाँ बनेंगी। अब देखिए फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने 3 MLA चुन के लाया, 4 मुझे चुन के लाया। एक तो भाई हमारे थोड़ा सा इनकी बदमाशी चली है, 4 MLA चुन के लाया। आज शेखा पक्ष इसी महाराष्ट्र की पार्टी है, RPI यहीं की पार्टी है, इतना संघर्ष करें, क्या चुन के लाते हो? हम तो 4 चुन के लाए यहाँ पे, और अपनी बार और चुन के लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हमारा संगठन थोड़ा जम नहीं पा रहा है, इसलिए कि पुलिस की वो डर, सत्ता पक्ष के चारों तरफ से उनको जो है दबाना, इसकी वजह से थोड़ा काम खराब होता है। लेकिन अभी आदिल आदमी के नेतृत्व में आप जो कह रहे हैं वो जरूर किया जाएगा। इस क्षेत्र में समाजवादी प्रबल विरोधी रही, गत घटना के बाद किस प्रकार पार्टी फिर दबंग विरोधी पक्ष बनेगी और क्या क्या करना है समाजवादी पसंद? पार्टी के जो सोए हुए लोग थे वो जाग गए हैं, हाँ, और हमको जगा दिया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। इस साझा दुनिया में होता है, जैसे गांधी जी ने एक राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो उनकी पूरी जिंदगी बदल दिया। इसी तरह से आज जो मुमरा में हो रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुमरा में नाटक देखने के बाद अपने आप को बदल दिया, अपने आप को एकदम जगा लिया है। अब जो यहाँ के जनता के जितने भी कार्यक्रम हैं, जनता विरोधी जो सरकारी काम है, इसको लेकर सड़क पे उतरेंगे और काम ही करेंगे। थाना में भी आज कोई शिवसेना के कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी थाना में नहीं बदलना है। अभी साहब वो अभी बिहार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसके ताल्लुक से पार्टी यहाँ होने वाले तो अच्छा मिलेगा रहने वाले हैं। यहाँ पे अपना चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा जनता की जो चीजें अभी ये समाज के साथ जब्ती हो रही है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये सब चुनावी मुद्दा है। उत्तर भारतीयों के साथ जो जब्ती हो रही है, यहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम लोग इन चीजों को लेकर आवाज डालते हैं, ये हमारा मुद्दा है। अगर नहीं मिला तो फिर आप नहीं देंगे? आपने कहा कि अगर उम्मीदवार मिला तो देंगे, नहीं देंगे कि हम पार्लियामेंट की सीट बहुत बड़ी होती है और आजकल जो है बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट की सीट के लिए यहाँ पे कोई उम्मीदवार चुना नहीं है, देख रहे हैं कौन लड़की हमने नॉर्थ गाँव में चुन लिया, हमने वहाँ लड़ने जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट हमने चुन लिया, हम वहाँ पे धारावी की सीट में हमने आदमी चुन लिया, यहाँ भी तो नहीं चुना। ठीक है, थैंक यू। करने के लिए नॉर्मली समाज को इतना ज्यादा कवरेज मिलता नहीं है, वो यहाँ पर नहीं करते ही हैं सब लोग। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी योजन सभा, तो हम लोग अब यहाँ पर यूथ सेल होते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसकी एक मीट रखी थी लोगों को जोड़ने के लिए। बहुत से यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहे थे, हाल ही में जो यहाँ डेवलपमेंट्स हुए तो उससे ये सामने आया कि बहुत से लोग आना चाहते थे पार्टी में हमेशा, लेकिन एक दीवार थी बीच में थी जो मिसकम्युनिकेशन होता था हमेशा। तो वो चीज़ जाने के बाद बहुत लोगों ने फ़ोन करके यहाँ इनवाइट किया कि अब आप यहाँ पर आइए, और बहुत से युवा लोग, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और मुझे लगा कि यहाँ पर मेहनत करेंगे तो समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से मुमरा पर लहरा सकता है। तो ये कोशिश है कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पहले ऑर्गेनाइजेशन एक खड़ा किया जाए, और क्योंकि अब गोवंडी में इस तरीके का हम लोग एक ढांचा बनाना चाह रहे हैं, एक जैसे एक कंपनी में होता है प्रोफेशनल तरीके,
नया लुक आए उस चीज़ में और लोगों को कार्ड कैरी करने में और एक अच्छा फीलिंग आए, क्योंकि आज सारे लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो एक शौक भी होता है कि अच्छा कार्ड रहे। उस कार्ड पे डिटेल्स हम लोगों ने इस तरीके से डाली है कि हम लोगों को ट्रैक कर सकें और एक डेटा बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है कि जितने हमारे मेंबर्स हैं या तो ईमेल से, नहीं तो व्हाट्सएप या तो SMS या किसी भी तरीके से हम उनसे संपर्क कर सके जब हमको करना है और अपना मैसेज उन तक दे सकें कि आज हमारा ये काम है, आज यहाँ प्रदर्शन है। फिर यूथ की बहुत सी शिकायतें थी कि उनकी सुनाई नहीं होती है और ये चीज़ अब हम लोगों ने किया है कि एक सुझाव कमेटी जो अपनी सजेशन कंप्लेन दे सके, क्योंकि एक फ्रिक्शन हमेशा सीनियर और जूनियर में रहता है, जिससे जो युवा वर्ग है पार्टी का उसको नया जोश आया है कि भाई अब हमारी पार्टी में सुनी जा रही है, उनको मौका दिया जा रहा है, जो उनके कॉजेज हैं। यूथ की बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कभी एड्रेस नहीं होते थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन अब उसमें एक हम लोग चाहते हैं कि उसमें फीमेल्स का भी एक अलग विंग हो, जहाँ पर जो मुस्लिम औरतें हैं, जो उनकी मुस्लिम लड़कियाँ हैं, तो उनको डेवलप करने का भी एक वो जहाँ लोग जाए, काउंसलिंग भी हो। कहीं अगर एजुकेशन में ऐसा लग रहा है कि किसी फैमिली को नहीं एजुकेट करना है अपनी बेटियों को, तो हम लोग वहाँ पर एक टीम बना रहे हैं कि जो उनसे संपर्क करके मिले, बात करें और स्कूल्स में सेमिनार्स करें। ऑडिटोरियम्स को हम लोग 1-2 स्कूल्स में किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो स्कूल हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि बहुत जल्दी है, तो कॉलेजेस में करना पड़ेगा इसको लेकर के। ड्रग अब्यूज़ है जो साउथ बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम इलाकों में, मोहम्मद अली रोड। तो जो एक मुझे एक डिस्कनेक्ट जो दिख रहा था एक जनरेशन में अपनी पर्सनल कम्युनिटी में, ये पॉलिटिकल नहीं है, सोशल थिंग, तो वो डिस्टेंस हम लोग चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली उसको ब्रेक किया जाए और उनको एक विंडो मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि जो टैलेंट मुझे दिख रहा है मुस्लिम यूथ में, मुस्लिम लड़कियों में, भिवंडी से स्लम में से एक लड़की कार्डियोलॉजिस्ट बन के बाहर आ रही है। फिर लोग मार्क्स जो आ रहे हैं HSC के, SSC के, तो स्लम्स में लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको डेवलप करने का, सपोर्ट करने का, ताकि उनको जॉब्स मिल सकें, लड़कों को अच्छे जॉब्स मिल सकें। तो अगर वो ऑक्यूपाइड होंगे तो डेवलपमेंट की तरफ भी माइंड चलेगा। उसके साथ ही बहुत से अदर प्रॉब्लम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और मैं यूथ की ही रिलेटेड बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी कड़ियाँ यूथ पे ही आके जुड़ रही हैं। नलों पे बच्चे खड़े होकर पानी भर रहे हैं, स्कूल जाना है उनको लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि नलों पे पानी भर रहे हैं। तो वो पिक्चर हमारे माइंड में है, उसको हल करना है। पूरे सिटी को पानी कैसे देना है, वो जो बेसिक बॉडी है वो मैनेज कर रही है, उसका जो पॉलिटिकल प्रेशर कैसे बनाना है वो होगा। लेकिन किसी तरीके से यूथ को इस काम से जो लड़के अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, उनका माइंड क्लियर है कि उनको पॉलिटिक्स करना है और बिजनेस के लिए नहीं करना है, जो बहुत से पुरानी जनरेशन में चल रहा था ये। लेकिन उनको एक्चुअली में देश के लिए कुछ करना है, एक नया एनर्जी पूरे कंट्री में आप भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक नई पार्टी, एक सरकार बना ली है यहाँ पर, तो सेम इश्यूज समाजवादी पार्टी ने हमेशा उठाए हैं, लेकिन हम लोगों को वो ऑफिस और वो चेयर जब तक नहीं मिलेगी, विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज पहले से हमेशा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। पिछले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी CM का भी बयान था कि आज अगर कांग्रेस हारी है तो समाजवादी पार्टी की वजह से। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनली बहुत वीक हो चुके थे, बिकॉज इंटरनली हमारे अंदर बहुत से लोग थे जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल फायदों के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करके भिवंडी में हमने बहुत से लोगों को पार्टी से निकाला। यहाँ पर बहुत से लोग पार्टी से छोड़ के खुद चले गए क्योंकि उनको दिखा कि पार्टी किसी एक इंसान के लिए दूसरों के हक की लड़ाई नहीं छोड़ेगी। तो आज पर्सनल फायदों के लिए जाकर अगर जितेंद्र आवाड उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसका रीजन पर्सनल है। ये सारे लोग एक्चुअली परिवार है हमारा एक्चुअली। तो शौक होता है कि परिवार के लोगों को जो भरोसा करके आप देते हैं कि भाई ये आदमी हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, तो उनको चुन करके मेरे फादर की ये व्यू थी कि अगर हम लोग क्लोज, पहले बहुत धोखे खाए उन्होंने साउथ बॉम्बे में, यूसुफ अब्रानी, नवाब मलिक, सोहेल लोखंडवाला, बशीर मूसा पटेल, हुसैन दलवाई। तो जैसे लिस्ट कि लोगों ने धोखे दिए, एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा आके उनके वोट बैंक को यूज किया, अपनी एक पहचान बना करके दे मूव्ड ऑन। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट, क्योंकि उनकी बिल्डिंग खतरे में आ गई है।
मैंने कहा यहाँ पर भी कि आपको बिल्डिंग्स अगर इलीगल भी बनानी है तो एटलीस्ट मजबूत तो बनाइए, बिल्डिंग्स गिरे तो नहीं, और बाद में किस तरीके से पॉलिटिकली उसको हम रेगुलराइज करा सकते हैं। युद्ध की जिम्मेदारी किसकी है? अभी फिलहाल आदिल भाई देख रेख कर रहे हैं, अभी यूथ की बॉडी नहीं बनी है। हम लोग एक बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से बनाना चाहते हैं एक्चुअली, कि मेंबर्स पहले बने और फिर वो लोग सजेस्ट करें कि कौन लीड करेगा। इलेक्शन नहीं होगा जैसे कांग्रेस में या दूसरी पार्टीज में होता है, एक ग्रुप होगा जो बताए कि भाई हाँ इनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, तो एक उनको भी फ्रीडम होगी काम करने की। और रिक्वेस्ट सबसे यही है कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम लोगों ने भी अपने बिजनेस को साइड में किया है, फैमिलीज को छोड़ा है, तो आई थिंक सबका भी ये टाइम आ गया है कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ एटलीस्ट दिन का अगर 3 घंटा भी या फेसबुक पे ही आप सिर्फ पार्टी को चला दें या ट्विटर पे ही पार्टी को चला दें, तो एटलीस्ट एक मीडिया प्लान पार्टी को बनाना बहुत जरूरी है, जो आज बहुत मिसिंग है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी का मुद्दा में आने वाले विधानसभा में डिसाइड तो यही हुआ है कि सारी सीटों पे हम लोग कोशिश करेंगे लड़ाने की, एमपीज भी हम लोग सारे ही लड़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये करना जरूरी है। इससे एटलीस्ट जो हमारा वोटर है वो एंगेज होगा एंड मार्केटिंग होगी पार्टी की, दे विल नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं ये भी चाहूंगा, मैंने रिक्वेस्ट भी की है सीनियर से कि जब भी इलेक्शन होता है समाजवादी पार्टी का एक जनरल मैसेज निकलना चाहिए हमारे वोटर्स के लिए, अगर हमारा वहाँ पे कैंडिडेट नहीं है तो किसको वोट करें हम, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है पार्टी के सीनियर्स की तरफ से। अगर कैंडिडेट नहीं है तो आप बताइए किसको वोट करना है, नहीं तो आदमी एक आदत सी बन जा रही है कि कांग्रेस को ही वोट जा रहा है, एनसीपी को ही वोट जा रहा है, ये सोच के कि वो कम्युनल नहीं है, बट कम्युनल नहीं है, बट दे आर नॉट सर्विंग द कम्युनिटी एट ऑल, तो एंड ऑफ द डे सेक्युलर भी नहीं है वो। आज गिनती तो मैं नहीं, लेकिन तकरीबन 250-250 बाइक जो है वहाँ से आई है। जो छोड़ा है वो रमेश गिरी वहाँ के उत्तर भारत संघ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने शिवसेना छोड़ के यहाँ पर, उनको ये बात अच्छी लगी, जैसे अभी यहाँ प्रशांत लाल हमारे एक नगर सेवक है भिवंडी के, तो प्रशांत लाल जमाने से शिवसेना से कोशिश कर रहे हैं जीतने की, नहीं जीत पाए, कई बार टिकट नहीं मिला, तो मैंने इस बार उनको कहा कि आप समाजवादी पार्टी से टिकट लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज जाए मराठियों में कि वी आर ओपन टू एवरीबडी। हमारे को 5 पंडित भी दिखना जरूरी है, वी नीड टू मेंटेन द मेजोरिटी माइनॉरिटी थिंग, सबको एड्रेस करना है। और वो जीत के आए वहाँ से, मुसलमानों ने उनको पसंद किया, वोट दिया, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा हम लोगों ने, MMRDA का भी उनको मेंबर बनाया, तो ये मैसेज सक्सेसफुली चला गया बहुत जगहों पर। मुझे लगता है कि अभी अबू ने उनको चूज किया है बहुत ही परख के, जांच के, बिकॉज अभी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पी रहे हैं, तो वो आदमी हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है, ऑनेस्ट इंसान, क्योंकि मराठी की जो पॉलिटिक्स है एकदम ही उसको एलियन कर दिया है कि मराठी ही सिर्फ मराठी के लिए लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये गलत ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेंड को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र फेस होगा तो ही वो उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बैकग्राउंड उनका है वो डेफिनेटली डिलीवर करेंगे। उनके पीछे अबू आसिम आदमी का, युवा की तरफ से मेरा, अखिलेश भाई का पूरा सपोर्ट रहेगा। आज भी मैंने उनसे बात की अखिलेश भाई से, और उनको जब उनको रिसीव किया था यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हुए, तो बहुत एक्साइटेड थे वो भी कि भाई अब यहाँ पर डेफिनेटली पार्टी अच्छे कलर्स ला सकती है। बट ये लोकसभा के बाद हम लोग जो है समाजवादी पार्टी में और ताकत भरने की कोशिश करेंगे। स्थानीय समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि आप यहाँ पे उम्मीदवार बन करके विधानसभा में लड़ें, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स करूँ ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ कर रहा हूँ पॉलिटिक्स क्योंकि जब मैंने जो देखा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने जैसे अभी कहा 10 इयर्स मैं जहाँ से बोलेंगे लड़ूंगा, जो करने बोलेंगे मैं करूँगा, और जो मुझे दिखेगा गलत हो रहा है मैं वो सही करने की कोशिश करूँगा। मेरी बहुत सी शिकायतें जाती है कि बहुत ही रफ बात करते हैं, बहुत ही ओपन बात करते हैं, मुँह पे बोल देते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है। तो मैं पूरी फौज नहीं चाहता हूँ, मैंने अपने लोगों को ये कहा है कि वी नीड हैंडफुल ऑफ पीपल बट गुड पीपल। अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो अपने आप वो स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। हमको पूरा क्राउड नहीं चाहिए, क्राउड में से 5 अगर समाजवाद हमारे व्यूज और आइडियोलॉजीज पे चलने वाले लोग हमको चाहिए। और अगर यहाँ से लड़ना होगा जितेंद्र आवाड़ को हराने के लिए, तो मैं भिवंडी और मुमरा दोनों से लड़ने जाऊँगा, क्योंकि भिवंडी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, मैंने वहाँ की तकलीफ को देखा है, एंड मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब हम लोग भिवंडी से निकल के मुंबई जाते हैं तो पहली बात गाड़ी में बैठ के मुझे लगता है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक सीधा गटर बह रही है किसी के घर के बीच में से,
तो वो माइंड पे प्ले करता है एंड इट डजंट मेक यू फील कंफर्टेबल। तो मैं चाहूँगा अगर यहाँ से लड़ने कहेंगे तो मैं डेफिनेटली, अगर मेरे लड़ने से मुमरा एक साथ आता है, मुमरा का युवा यहाँ सीट निकाल के देता है, तो मैं जितेंद्र अवार्ड को डेफिनेटली चैलेंज करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक के सिर्फ वही किया है जो एक पॉलिटिशियन, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन कर रहा है। उन लोगों को ही वो हवा दे रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी सोच ये है और समाजवादी ये सोच है कि अगर एक शिवसैनिक ने भी हमको वोट नहीं दिया है और हमारी सीट आ गई है तो उसका हक है कि उसका काम भी होना चाहिए। तो सबको लेके चलना है हम लोगों को यहाँ पर। और जो फोर्स मुझे दिख रही है मुमरा में, मुझे पूरा यकीन है कि अब जो यहाँ के मुस्लिम युवा हैं और लड़कियां हैं वो डेफिनेटली मुमरा को चेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ हम लोग लाएंगे। आप चैलेंज करने जा रहे हैं, आप चैलेंज करने जा रहे हैं, जो लोग यहाँ से समाजवादी से गए हुए हैं वो जाते जाते बैकबोन तोड़ के गए हुए हैं। यहाँ पे युवा ब्रिगेड जो है बिल्कुल कमजोर हो चुका है। उसके लिए आप युवा होने के नाते किस तरह की रणनीति बनाएंगे? आपको क्या लग रहा है, आज का क्या लग रहा है? आप तो यहाँ एक जानते हैं जी, मेरे ख्याल से इतना आज तक नहीं जमा किए ये सब कार्यकर्ता है। नहीं, ये तो जवाब दिया है आप लोगों ने। समझ में आया ना? आइंदा के लिए नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि पार्टी की बैकबोन जी कोई एक इंसान नहीं होता है, युवा पार्टी की बैकबोन उसकी आइडियोलॉजी होती है जी, और आइडियोलॉजी को वो तोड़ नहीं सकते। यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरी समझ से जी। सारे अमन पसंद और डेवलपमेंट चाहते हैं, सारे यूथ का डेवलपमेंट और मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहते हैं। सबको अपने अपने घर चाहिए। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो शर्म आती है कि भाई मुंबई से इतने ही नज़दीक में मुमरा है, एक डंपिंग ग्राउंड बन गया कि मुसलमानों को यहाँ डंप कर दो। तो वो माइंडसेट निकालना है हम लोगों को। और यहाँ का युवा, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा वी विल डिलीवर। और फिर वो ताकत जो उभरेगी, अगर भले से हम जीत भी नहीं पाए अगर, लेकिन उनको वापस यहाँ आने से रोकना है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं और वो ट्रैक हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत नुकसानदेह। भिवंडी, गवंडी और मुमरा सभी जगह के समाजवादी और आम लोग मुसलमान आप लोगों को बराबर चाहते हैं जी। तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? नहीं, मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस भिवंडी को दूंगा। अच्छा, भिवंडी ने भरपूर वहाँ पे वोट दिया हम लोग जी, वहाँ से लड़ा हूँ और उनका हक बनता है कि मैं वहीं से लड़ूं, अदरवाइज धोखा हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू।